तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों, एक वीडियो आपके सामने आ गया है और दूसरा वीडियो है आज का मेंस आंसर राइटिंग का, या फिर इंटरव्यू के लिए एक टॉपिक आप बोल सकते हो, दोनों के लिए। तो ये मैंने लिया है हिंदू में से, हिंदू में आया था ये, तो उसमें से क्वेश्चन बनाया है, आंसर बनाया है आपके लिए। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और हाँ दोस्तों, एक बंदा है, मतलब मेंबर ही है अपने फैमिली के, जो बार बार मैसेज कर रहा है कि मैम 2-3 क्वेश्चन लेके आइए मेंस के लिए। तो 2-3 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अभी क्या है, मटेरियल बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे पास, अपना मटेरियल भी नहीं है। अभी तो मैं खुद ऑनलाइन पेपर और इनसे ही काम चला रही हूँ। तो आप थोड़ा वेट कीजिए, चैनल को अच्छा रेस्पॉन्स भी मिलने दीजिए। 2-3 क्वेश्चन भी आने लग जाएंगे। और अभी आपको पता है कि कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो मतलब बहुत ज़्यादा ठीक सिचुएशन भी नहीं है। रिलेटिव्स में कभी मतलब हो कोविड की बात अगर खबर वगैरह सुनते रहते हैं, तो थोड़ा सा मूड भी ऐसे ऑफ रहता है। बट ठीक है दोस्तों, कि आप लोगों की अगर डिमांड रहेगी कि एक दिन में मेंस आंसर राइटिंग के 2-3 क्वेश्चन लाए जाएं, तो बिल्कुल लाया जाएगा। लेकिन अभी मेरे पास थोड़ा सा दोस्तों मैटर यहाँ पे है नहीं, क्योंकि आप सब भी लॉकडाउन में गांव फंसे हुए होंगे, सेम सिचुएशन ही मेरी है। तो अभी तो मुझे खुद को ऑनलाइन रिसोर्सेज से ही काम चलाना पड़ रहा है। तो अगर अगर आप लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स रहता है और डिमांड बढ़ती है इस चीज़ की, तो 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे कि एक डेली डेली के एडिटोरियल में से बना दूंगी, और एक टॉपिक आपको वो पढ़ा दिया करूंगी जो मैंने तैयार किए हैं, इंटरव्यू के लिए तैयार किए थे, या फिर बहुत सारे टॉपिक्स मैंने करंट के तैयार किए थे, तो वो वाले में से एक वो पढ़ा दूंगी। ऐसे करके 2-3 टॉपिक डेली के आ जाया करेंगे। लेकिन कुछ दिन का वेट कीजिए, अभी तो क्लासेस चालू ही हुई है ना। एक दो महीने तो चलने दीजिए, ऐसे ही धीरे धीरे ही तो ग्रो करूँगी ना मैं भी। तो थोड़े दिन तो ऐसे ही चलने दीजिए। और अभी तो बहुत टाइम है अपने पास में, अभी तो आर एस की वैकेंसी भी नहीं आई है। तो डेली का एक एक क्वेश्चन भी तैयार करेंगे ना दोस्तों, आपके पास में 3-4 कॉपीज हो जाएंगे जब तक मेंस आएगी। 3-4 से भी ज़्यादा हो जाएंगी अगर रेगुलरिटी से ये भी चलता रहा तो कमी नहीं पड़ेगी आपको करंट अफेयर्स की, और अलग से बनाना भी नहीं पड़ेगा। और कुछ बच्चे दोस्तों बोल रहे हैं पीडीएफ, मैम पीडीएफ उपलब्ध करवाओ, या फिर टेलीग्राम पे नहीं हो क्या। मैं टेलीग्राम पे हूँ, बट टेलीग्राम पे मेरा पब्लिक अकाउंट नहीं है ना। अभी मेरा पर्सनल अकाउंट ही है, मैंने पब्लिक नहीं बनाया। और पीडीएफ भी मैं इसके नीचे नहीं देती हूँ। क्यों नहीं देती हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ थोड़ी मेहनत तो आप लोग भी करो, अपनी कॉपी बनाइए, अपने हाथ से लिखिए क्वेश्चन, है ना। जो भी मैं दे रही हूँ, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, अपने हाथ से लिखिए ना, थोड़ी सी तो मेहनत कीजिए ना। ताकि क्या होगा कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सुनते टाइम आपका इधर उधर ध्यान भटक जाता होगा, बट जब आप लिख लोगे एक बार हाथ से, तो वो चीज़ें आपके कहीं ना कहीं माइंड में सेट हो जाती है, भूलते नहीं हो, और आपके पास में उपलब्ध भी रहेंगी हमेशा। जब मन करेगा किसी टॉपिक को पढ़ने का, और नहीं तो कॉपी खोलोगे तो ही 2-4 टॉपिक तो वैसे ही पढ़ लोगे। अब पीडीएफ आप सेव तो करते रहोगे, लेकिन कोई मोबाइल में से देखता नहीं है, मुझे पता है। मैंने भी बहुत पीडीएफ सेव कर करके रखे थे, लेकिन ऐसे बोरियत आती है देखने में, है ना। तो खुद की कॉपी बनाइए, यही रीज़न है मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध नहीं करवा रही। और रही बात टेलीग्राम चैनल की, तो थोड़ा सा दोस्तों चलने दो प्रोग्राम को। टेलीग्राम चैनल भी आ जाएगा, और वहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी एजुकेशनल जो सामग्री होगी वो भी उपलब्ध करवाई जाएगी। अभी अकाउंट सोशल नहीं है मेरा टेलीग्राम का, अभी मेरा पर्सनल अकाउंट ही है, ठीक है। तो ये तो आपके सवालों के जवाब। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या कोविड की दूसरी लहर से भारत की विदेश नीति वैश्विक पटल पर कमजोर हुई है? पक्ष और विपक्ष में तर्क देते हुए समझाइए। दोस्तों, कोविड की पहली लहर में तो हमारी विदेश नीति मजबूत हुई थी। हमने वैक्सीन मैत्री चलाया था, हमने वैक्सीन डिप्लोमेसी चलाई थी, हमने रेमडेसिविर भी बांटे थे, हमने बहुत सारे लोगों को पीपी किट भी दिए थे, ठीक है, सब कुछ हमने प्रोवाइड कराया था। तो हमारी स्थिति मजबूत हुई थी। लेकिन दूसरी लहर में क्या हुआ है हमारे साथ? क्या भारत की स्थिति कमजोर हो गई है? तो दोस्तों उसी का डिस्कशन करेंगे। हमें पक्ष में भी बोलना है और विपक्ष में भी बोलना है, दोनों ही पक्ष में तर्क देने हैं, ठीक है। तो देखते हैं। कोविड-19 की दूसरी वेव से भारत की स्थिति भयावह हुई है, तथा 17 साल बाद भारत ने विदेशी देशों से सहायता स्वीकार की है। और मतलब प्राकृतिक आपदा के तहत जो भी, मतलब देखो दोस्तों, 2004 में हमारे यहाँ पे सुनामी आई थी, है ना। वो लास्ट टाइम था जब हमने प्राकृतिक मतलब नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे विदेशी सहायता ली थी। उसके बाद में भारत ने यह डिसाइड किया था कि अब हमारे यहाँ पे कितनी भी बड़ी नेचुरल डिजास्टर आ जाए, मैं विदेशी सहायता नहीं लूँगा। हम इतने सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे कि जब हमारे ऊपर कोई नेचुरल डिजास्टर आती है तो हमें दूसरे की तरफ नहीं देखना पड़े। और भारत ने दोस्तों
बहुत अच्छे से ग्रो भी किया और अपने इस संकल्प को निभाया भी। लेकिन दोस्तों पहली बार 17 साल बाद में ऐसा हुआ है कि भारत की स्थिति भयानक हो गई और ना चाहते हुए भी भारत को विदेशी सहायता लेनी पड़ी। ये लाइन हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में दी है। अब तक भारत को 40 से भी अधिक देशों से विदेशी सहायता प्राप्त हुई है। ठीक है, भारत की विदेश नीति कोविड के बाद में निम्न तरीके से प्रभावित होगी। तो पहली हम देंगे विपक्ष में तर्क। ठीक है, या यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि कोविड से भारत की विदेश नीति कमज़ोर हुई है, इसे हम निम्न तरीके से स्पष्ट करेंगे। यहाँ पे पहले मैं विपक्ष में तर्क बताऊंगी कि विपक्ष में नहीं, सॉरी, पक्ष में बताऊंगी कि हाँ जी बिल्कुल कमज़ोर हुई है हमारी विदेश नीति। तो दोस्तों ये जो स्केच वगैरह से मैं अंडरलाइन करती हूँ, इतना सजाने की ज़रूरत आपको नहीं है। वहाँ पे स्केच मत लेके चले जाना, अलाउ भी नहीं करेंगे वैसे वो लोग। ये तो मैं इसलिए कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे। अब मेरे पास मतलब यहाँ पे सिर्फ अब मेरे से इतना नहीं होता मैं लैपटॉप खोलूँ और वहाँ पे पीपीटी बनाऊँ। मुझे लिखने की आदत है तो मैं तुरंत लिख देती हूँ। अगर मुझे कोई भी आर्टिकल पसंद आता है तो फिर मुझे उसकी पीपीटी मतलब उसका मैं बहुत जल्दी पीडीएफ बना के आप लोगों को पढ़ा भी सकती हूँ। ठीक है, और गांव में कम है थोड़ा सा नेटवर्क भी, तो मतलब ज़्यादा क्वालिटी का दिख तो जाता है ना आपको आराम से, क्योंकि 720 की क्वालिटी रखती हूँ मैं, उससे ज़्यादा का यहाँ पे होता ही नहीं है। मतलब अपलोड नहीं हो पाता वीडियो, एक वीडियो का अपलोड होने में आधा से 1 घंटा लग जाता है। ठीक है, तो किस तरीके से प्रभावित होगी भारत की विदेश नीति। भारत अब पहले के भांति गुजराल डॉक्ट्रिन जैसे पहले भारत ने अपनाई थी। तो सबसे पहले गुजराल डॉक्ट्रिन था क्या दोस्तों? गुजराल डॉक्ट्रिन था कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनको उनसे बिना किसी लाभ की अपेक्षा करते हुए उन्हें निरंतर आर्थिक सहायता देना, है ना। ये गुजराल साहब ने कहा था कि उनसे हमें ऐसे नहीं है कि जैसे हम अफ़गानिस्तान को सहायता दे रहे हैं तो अफ़गानिस्तान भी हमें सहायता देगा, बिल्कुल नहीं। ये हम क्या करते हैं, हमारी विदेश नीति को मजबूत बनाने के लिए हमारे पड़ोसी देशों को आर्थिक सहायता देना, ठीक है, बिना किसी लाभ की अपेक्षा उनसे किए हुए, तो वो तो कहलाते हैं गुजराल डॉक्ट्रिन। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, भारत अब पहले के भांति गुजराल डॉक्ट्रिन के भांति अपने पड़ोसी राष्ट्रों को वित्तीय सहायता देने में अक्षम हो गए हैं दोस्तों, है ना। कि पहले हम वित्तीय सहायता दे रहे थे, इस वेव से पहले भी दे रहे थे, लेकिन अब नहीं दे पा रहे हैं। तो एक तो बड़ा रीज़न ये हो गया कि भाई कमज़ोर कैसे हो गए। एक तो दोस्तों हम मुफ्त में, जैसे हमारे ही दोस्त हैं, उनको पैसा देते रहेंगे तो ऑफकोर्स बात है वो हमारे प्रभाव में रहेंगे, है ना। लेकिन जैसे हम पैसा देना बंद कर देंगे, कोई और बड़ा दोस्त आएगा उनका, वो उनको पैसा दे देगा तो वो उसकी तरफ मुड़ जाएंगे। हमारे पड़ोसी देश तो करते ही ऐसा है ना। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर वित्तीय सहायता नहीं देंगे तो भी हमारी स्थिति कमज़ोर होगी। तो पहला रीज़न तो कोविड की वजह से क्या हुआ है कि भाई हमारी खुद की इकोनॉमी इतनी लो हो गई है कि हम उनको अब विदेशी सहायता नहीं दे पाएंगे। इस वजह से पड़ोसियों में भारत का राजनीतिक प्रभुत्व भी कम होगा। पहले क्या होता था दोस्तों, अगर किसी को हम उधार देंगे तो उसकी राजनीति में हस्तक्षेप करने की क्षमता भी तो हम रखेंगे ना। और हस्तक्षेप नहीं बोल सकते, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जैसे हम भूटान को, नेपाल को, इनको खूब सारी आर्थिक सहायता देते हैं तो ये हमारी सलाह लेते हैं हर चीज़ में, ठीक है। और भारत हमेशा सही सलाह देता है। भारत की ऐसी कोई भावना होती भी नहीं है कि उनके किसी क्षेत्र पे भारत आधिपत्य कर ले, ठीक है। लेकिन अब ना तो हम आर्थिक सहायता दे पाएंगे और फिर हमारा राजनीतिक प्रभुत्व भी कम होगा, दो, ठीक है। अब तीसरा क्या बताएंगे, कोविड-19 के दौरान चीन की मजबूत स्थिति के कारण हमारे पड़ोसी और अधिक चीन के डेप्ट दोस्तों, ये डेप्ट लिखा हुआ है, डेप्ट ट्रैप में फंस जाएंगे। तो मतलब डेप्ट ट्रैप क्या होता है, चीन क्या करता है दोस्तों, पहले तो हमारे जो मतलब हमारे पड़ोसी देश और चीन के पड़ोसी देश बहुत सारे सेम है ना। तो पहले तो क्या करता है, उनको बहुत सारा उधार दे देता है उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, ठीक है। और फिर क्या करता है, वो उनको उतना ज़्यादा उधार दे देता है कि वो उधार ही वो विदेशी देश, मतलब वो देश चुका नहीं पाता है, और उस उधार का ब्याज चुकाने के लिए भी वह चीन से ही उधार लेता है। और धीरे धीरे फिर क्या होता है कि पैसे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि अपनी कोई भूमि का टुकड़ा हो गया, कोई पोर्ट हो गया, कोई एयरपोर्ट हो गया, वो हम उसे चीन को लीज पे देना पड़ता है। जैसे कि श्रीलंका में होता है ना। श्रीलंका पूरी तरह से चाइना के अधीन हो चुका है। पाकिस्तान में भी यही हालत है, लेकिन श्रीलंका ने अपने हम्बनटोटा पोर्ट है जो 100 सालों के लिए चाइना को लीज पे दे दिया है ना। तो ऐसे हमारे बहुत सारे देश हैं। तो अब क्या करेंगे, जैसे कि पहले उनके पास ऑप्शन होता था दोस्तों, भारत भी, लेकिन अब क्या है कि भारत तो ऑप्शन बचा ही नहीं है ना, क्योंकि भारत को तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे अब हमें खुद को रिकवर करने में, है ना।
तो क्या होगा कि चाइना से फिर उन देशों की भी तो हालत खराब हुई है ना। एक मजबूत किसकी हुई है विश्व में? मजबूत तो एकमात्र चाइना की ही हुई है, बाकी तो लगभग सारे देशों की स्थिति कमजोर हो गई है ना। तो वो चाइना से डेप्ट लेंगे और डेप्ट ट्रैप में वो फंसेंगे, और अगर डेप्ट ट्रैप में फंस गए तो चाइना उनसे मनमाने काम तो करवाएगा ही। तो इससे भी भारत की स्थिति कमजोर होगी। इसके अलावा दोस्तों भारत में मिलिट्री पर खर्च करना भी कम होगा और सुरक्षा को भी खतरा इससे बढ़ जाएगा। दोस्तों अगर भारत के पास इकोनॉमी चलाने के लिए पैसे नहीं है तो ऑब्वियस है कि हम मिलिट्री पर भी खर्च इतना नहीं कर पाएंगे। भाई पैसे ही नहीं है, खाने के लिए तो है नहीं हमारे पास, तो हम सीमा के लिए कहाँ से लाएंगे? तो मिलिट्री पे जैसे ही हमारा बजट कम होगा, उधर चाइना का तो हमसे पहले से बहुत ज़्यादा है, और है ना चाइना का और ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारी सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। भारत के स्वयं की घरेलू अर्थव्यवस्था गड़बड़ाने से वैश्विक मुद्दों पर, जैसे अफगानिस्तान का मुद्दा हो गया, क्वाड में भारत की स्थिति हो गई, में भी भारत की पकड़ कमजोर होगी, कम नहीं होगी, कमजोर होगी, है ना। एक ही वर्ड लिख देना यहाँ भी, या तो कमजोर या कम। तो दोस्तों होता क्या है कि देखो अगर भारत अच्छी स्थिति में है तो देखो पहले हम लोग गरीब थे तो हमारे से कहाँ अमेरिका वगैरह इतना संपर्क रखते थे, ठीक है। अब जैसे जैसे भारत विश्व लेवल पे अपनी पहचान बनाने लगा था तो अमेरिका के कैसे रिश्ते बदले हैं हमारे हमारे साथ में, है ना। चीन को भी तो हमसे यही डर लगता है ना कि चीन का प्रतिस्पर्धा करने वाला एशिया में एकमात्र भारत ही तो है। तो ठीक है, तो अगर भारत की स्थिति कमजोर होती है, आर्थिक रूप से कमजोर होती है, तो दोस्तों वैश्विक मुद्दों पर भी, जैसे पहले अफगानिस्तान में शांति बनाने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की तो इसलिए ज़रूरत होती थी कि भाई पाकिस्तान तो शाही देता है तालिबान को, ठीक है। और इंडिया की ज़रूरत क्यों होती थी? क्योंकि इंडिया भी पैसे खर्च करता है वहाँ पे, है ना। इंडिया ने बहुत सारे शांति प्रोग्राम चला रखे हैं अफगानिस्तान में जाके। तो अब जैसे इंडिया की खुद की स्थिति तो है नहीं, तो वो विदेशों को कैसे सहायता देगा? तो इन स्थितियों से ना मतलब भारत की वैश्विक मुद्दों पर मतलब अब कौन भारत से राय मांगेगा, है ना, कि भाई इसके पास खुद के लिए तो दाने हैं नहीं, ज़बरदस्ती बात करने के लिए आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि फाइनेंस के लिए तो इसके पास पैसे है नहीं, तो क्यों बुलाना है इसको किसी भी मुद्दे पर। क्वाड की भी ऐसे ही हो गया है ना, कि क्वाड में भी भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का समूह है। तो हो सकता है, अभी ये सिर्फ अनुमान है, हो सकता है भारत की स्थिति कमजोर हो जाए। पहले कई देश चीन का विकल्प भारत को मान रहे थे, लेकिन अब अब यह विकल्प कमजोर होगा। दोस्तों पहले क्या हो रहा था कि जैसे फर्स्ट वेव कोरोना की आई थी तो क्या हो रहा था कि चीन पे से सबका विश्वास कम हो रहा था, कि डोनाल्ड ट्रम्प जी तो बोलते ही थे इसे कि ये चाइनीज़ वायरस है, चाइना ने अपनी लेबोरेटरी में बना के इसे विश्व में भेजा है, ठीक है। तो सारे देशों का, बहुत सारी जो MNC मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज है दोस्तों, वो चाइना से मतलब बाहर आ गई थी। चाइना से उन्होंने अपने जो हेडक्वार्टर्स है वो उठा लिए थे, है ना। अब वो ना ढूंढ रही थी विकल्प। तो पहले भारत की स्थिति, क्योंकि भारत ने कोरोना से बेहतर तरीके से निपटा था भारत, है ना, और विश्व में सबसे अच्छे तरीके से कोरोना निपटने में भारत था। तो पहले ये हो रहा था कि इन जो बड़ी बड़ी MNCs हैं इनको विकल्प के रूप में भारत हो सकता है। अगर भारत अपना टैक्सेशन सिस्टम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और अधिक ज़्यादा अच्छे तरीके से लागू करे तो ये कंपनियां भारत में आके अपने हेडक्वार्टर बनाएंगी या फिर बेस बनाएंगी। लेकिन क्या हुआ, अब जो भारत की हालत हुई है तो आपको लगता है कि कोई भी MNCs कंपनी यहाँ आना चाहेगी? एटलीस्ट 5 ईयर्स तक तो नहीं आना चाहेगी, है ना, क्योंकि भारत के पास पैसे ही नहीं बचे हैं। तो मतलब इकोनॉमी तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ाई हुई है ना। तो अभी तो ये विकल्प जो भारत बन रहा था चीन का, वो अब ख़त्म हो गया। अब भारत को विकल्प के रूप में देखेंगे ही नहीं। वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे सिंगापुर की तरफ, ये जो इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इनकी तरफ जाएंगे, है ना। तो ये थे दोस्तों। अब आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मिली होगी इनसे कि ये तो बहुत नेगेटिव हो गया, मतलब अब तो भारत का क्या ही होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उस आर्टिकल में सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स ही थे, तो मुझे इतने सारे नेगेटिव पॉइंट आपको बताने पड़े। लेकिन हम आंसर को कभी भी ऐसे सिर्फ नेगेटिव ही नहीं बता सकते, हमें पॉजिटिव पॉइंट भी देने होंगे कि भाई आपदा तो आ गई, स्थिति भी खराब हो गई, लेकिन अब आगे क्या, है ना, आगे कैसे हम सुधरेंगे। तो वो थोड़े से पॉइंट्स मैंने बनाने की कोशिश करी है। तो दोस्तों मैप बनाना चाहो तो एक छोटा सा मैप, छोटी सी जगह निकाल के देखो, मैंने पेज में से कितनी सी जगह निकाली है, इतनी सी जगह निकाल के आप छोटा सा मैप बना दो और भारत के पड़ोसी राज्य दर्शा दो कि भाई भारत के ये पड़ोसी राज्य है। तो इतना सा तो आप कर ही सकते हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन बना दोगे तो अच्छा लगेगा क्वेश्चन, ठीक है। अब विपक्ष में तर्क देखते हैं कि आप जितना बता रहे हो उतनी भी स्थिति खराब नहीं हुई है भारत की। वो कैसे? कि देखो फर्स्ट तो
इसके पुनर्निर्माण के लिए भारत क्या करेगा, भारत को सार्क को पुनर्निर्मित करना होगा ताकि वैश्विक रूप से भारत की स्थिति मजबूत हो। मतलब निपटने के उपाय क्या करेंगे, उपाय ये करेंगे कि भाई हमें जो सार्क है, बिम्स्टेक है, इनमें अपनी स्थिति फिर से मजबूत करनी पड़ेगी। जैसे सार्क तो अभी सुषुप्त अवस्था में है, सार्क की तो कोई मीटिंग ही नहीं हुई है। जब से इंडिया की सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह हुई है, पाकिस्तान का हमला हुआ है, उरी वाला अटैक हुआ था, उसके बाद में तो भारत को पाकिस्तान के साथ में अपने संबंध थोड़े से ठीक करके सार्क में, क्योंकि सार्क में भारत की स्थिति बहुत अच्छी थी दोस्तों, बस पाकिस्तान से अगर दिक्कत नहीं होना तो सार्क, भारत एशिया में एक अच्छा लीडर है। चाइना पे भरोसा कम करते हैं लोग, लेकिन भारत पे भरोसा ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो भारत की स्थिति अच्छी थी, लेकिन अब क्या है कि फिर से हमें मजबूत करना होगा सार्क को, ठीक है। दूसरा रीजन है दोस्तों, भारत इस आपदा को एक चुनौती के रूप में लेकर आगे स्वास्थ्य के क्षेत्र को मजबूत करने पर ध्यान दे ताकि भविष्य में ऐसी विपत्ति ना आए। तो दोस्तों भारत इस आपदा को एक चुनौती के रूप में ले सकता है ना, कि भाई ठीक है इस बार तो आ गई जो आ गई, लेकिन हमने क्या सबक क्या सीखा, कहते हैं ना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो अब हमें ज़रूरत पड़ी ऑक्सीजन की, अब हमें ज़रूरत पड़ी वेंटिलेटर्स की, आईसीयूज़ की, हॉस्पिटल्स की, बिस्तरों की, है ना। तो हमें तो पता ही नहीं था ऐसे भी कभी हो सकता है, ठीक है। तो इस स्थिति को और ज़्यादा मजबूती से हमें अब आगे की, भाई स्वास्थ्य सबसे बड़ा है, अगर स्वास्थ्य हमारे पास है तो बाकी सब कुछ है, लेकिन स्वास्थ्य ही नहीं है तो हम एक सेकंड में लाखों लोगों को खो सकते हैं। तो आगे हमें ज़रूरत है कि हम अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र पे और ज़्यादा बजट खर्च करें और ज़्यादा बेहतर इसे बनाएं। कोविड की वजह से दोस्तों जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, रिवर्स माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, नॉर्मली तो गाँव से शहरों की तरफ लोग जाते हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ है, शहरों से गाँव की तरफ लोग आए हैं। तो उसका लाभ उठाकर भारत अपने गाँव में बिजली, पानी और कनेक्टिविटी बेहतर करके उन्हें अर्थव्यवस्था के ध्रुव बिंदु के रूप में विकसित करें। दोस्तों गांधी जी तो बोलते ही थे ना कि भारत गांव में बसता है, तो क्यों ना इस सपने को अब साकार कर दिया जाए। पहले गांव में कोई रहना नहीं चाह रहा था, पिछले 1 साल से गांव से कोई जाना नहीं चाह रहा, शहरों से लोग घर खाली कर करके गाँव में आ रहे हैं। तो क्यों नहीं, हमारे गाँव में क्या कमी है दोस्तों, गाँव में यही तो है भाई, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल्स नहीं है। तो क्यों नहीं हम इनको इतना ज़्यादा विकसित कर दें कि शहरों में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। इससे शहरों पे बर्डन भी कम होगा, पोल्यूशन भी कम होगा और विकास भी भारत का ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये ऑपरेशन मैत्री मतलब वैक्सीन मैत्री जो हमने चलाया था और वैक्सीन डिप्लोमेसी जैसी नीतियों के द्वारा भारत ने अपने पड़ोसियों की भरपूर सहायता की थी। अतः भारत निश्चित ही आपदा में अवसर में एक एल्डर ब्रदर की भूमिका के रूप में भारत ने कार्य किए हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि विश्व में हमारी स्थिति सिर्फ खराब ही हुई है, विश्व कभी नहीं भूलेगा कि भारत ने वैक्सीन मैत्री चलाया था सबसे पहले। भारत अभी भी इतना अमीर नहीं था कोई अमेरिका और ब्रिटेन जितना, लेकिन फिर भी भारत ने वैक्सीन मैत्री चलाया, ठीक है। वैक्सीन डिप्लोमेसी को भारत ने अच्छे से निभाया कि गरीब देशों तक वैक्सीन पहुंचाई। तो इन चीज़ों को थोड़ी भूल सकता है भारत। तो जैसे नेपाल, भूटान, म्यांमार हो गई, ये भारत पे हमेशा बिग ब्रदर होने का इल्ज़ाम लगाते हैं कि भारत हम पे बिग ब्रदर की तरह काम करता है, हमारी मदद नहीं करता है बल्कि हम पे हुक्म जताता है। लेकिन इस बार भारत ने बिग ब्रदर की जगह एक एल्डर ब्रदर की भूमिका निभाई है जो भारत के पक्ष में ही काम करेगी, ठीक है। और यद्यपि चीन की अर्थव्यवस्था तो मजबूत हुई है, परंतु परंतु हाँ, विश्व को चीन के प्रति भरोसा अवश्य कम हुआ है। दूसरी तरफ भारत द्वारा दी गई निस्वार्थ सहायता से विश्वास बढ़ा है, अतः निश्चित रूप से भारत के संबंध मजबूत होंगे। ये तो हम बोल सकते हैं कि भाई चीन ने भरपूर पैसे कमा लिए, लेकिन यह नहीं है, चीन ने विश्वास ज़रूर खो दिया है। अब चीन पर किसी भी देश को भरोसा नहीं रहेगा। लेकिन भारत ने पैसे ज़रूर खोए हैं, लेकिन भारत ने विश्वास तो कमाया है ना। सभी लोगों को पता है कि भारत के पास खुद के पास संसाधन नहीं होते, भारत ने आगे बढ़ चढ़ के गरीब देशों की सहायता की थी। तो भारत ने विश्वास कमाया, और दोस्तों विश्वास कभी खाली थोड़ी जाएगा। तो निश्चित रूप से भारत के संबंध अच्छे ही होंगे। फिर हम 2 लाइनों द्वारा इसे ख़त्म कर देंगे कि स्पष्टतया कोरोना की द्वितीय लहर ने भारत में भयानक त्रासदी फैलाई है, परंतु भारत द्वारा की गई वैश्विक बंधुत्व के कार्यों से भारत की एक अच्छी पहचान विश्व में बनी है। साथ ही भारत इस आपदा को एक सबक के रूप में लेते हुए गंभीर रूप से स्वास्थ्य के मुद्दों पर भी आगे कार्य करेगा। तो सकारात्मकता के साथ हमने आंसर को ख़त्म कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता दिया। आर्टिकल में सिर्फ नेगेटिव ही थे, लेकिन हमें दोनों पक्ष पता होने चाहिए, तो मैंने अपनी तरफ से पॉजिटिव भी जोड़ दिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, आंसर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।